सुमित पीर जी का स्वागत कर रहे हैं। सुमित पीर जी बहुत खुश है, इनको दावतनामा मिला है पाकिस्तान से और ये आसिम मुनीर की बेटी के ब्याह में जाएंगे सर सबसे पहले और तो और और भाई बहन को आपस में निकाह पढ़वाएंगे। नहीं, बिल्कुल और इनके नाम के आगे ही पीर लगा हुआ है, तो ये पीर वाला काम तो कर ही सकते। सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का शुभारंभ करते। देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो मुनीर की शादी हुई है, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है सर। घर में ही सारा सेटलमेंट हो जाता, कहीं बाहर नहीं आना। क्या फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर बारात जानी है। देखो ट्रैफिक जैम होता है दिल्ली में बहुत, हम फंसते हैं 1.5 घंटा ट्रैफिक जैम में। अब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड, डिपार्चर ऑफ बारात 7:50, अराइवल ऑफ बारात 7:51। मैं एक जीना उतरने में कितना टाइम लगेगा? एफिशिएंसी है सर, एफिशिएंसी की बात, और कोई टेंशन नहीं। मतलब आपस में ही होते, चलो कोई बात नहीं यार, अच्छा तो दूध नहीं तुम्हारे फ्रिज में से निकाल लो, अच्छा ऊपर से दूध ले आएंगे। मतलब कोई टेंट वेंट वाला कोई नहीं। ये हमारा एक दोस्त था, वो बड़ा एक मजाक करता था। वो मेरठ में रहता था, शर्मा जी। कहता कहता यार एक बार मेरे पास सुमित भाई वो लोग आए, मैं कुछ थे आसपास के लोग, कह रहा वो आए, कह रहे जी बहन की शादी, शर्मा जी आपने आना है? जी आना है। तो बोला कि अच्छा तो कहाँ है शादी? बोला ये पास में ही है, पास में ही है। तो बोला लड़का क्या काम करता? बोला स्क्रैप का, मतलब कबाड़ी था, स्क्रैप का। अच्छा, बोला ठीक है। बोला बारात कहाँ जाएगी? ये पास में ही है। तो कब आए? 7:30 आई है। पहुंचना कब है? मैं बस 7:30 ही वहीं भी पहुंचना है। तो कह रहे भाई लड़का कौन है? मतलब ये पास में ही है। तो जब शर्मा जी को 4 बार 5 में, तो शर्मा जी बोलते भैया किसके यहाँ शादी की है तो बता दो। वो शर्मा जी को ये अपने चचा का बेटा है। ये शर्मा जी का जोक मुझे मुनीर को देखे सच होता नजर है, चचा का बेटा। मतलब मैंने सुना था ये जो इलीट मुसलमान है, ये खासकर पाकिस्तान के और यहाँ के भी जो है, कि मतलब इनमें ये सब नहीं होता। पर ये तो वही निकला था, पंचर वाला ही निकले, तो वही हरकत वही है। मतलब इलीट मुसलमान कहने नहीं यार हमारे यहाँ नहीं होता, हम ऐसा नहीं करते, ये पुराने जमाने में होता होगा कुछ, आजकल ये सब नहीं होता। तो सगे भाटी बेटे के, मतलब सगे भाई के बेटे के साथ क्या बोले सर। अब मतलब खर्चा भी बच गया, आर्मी के हेडक्वार्टर में शादी हो गई, सब आप आर्मी वालों का खाना पीना हो गया, घर वाले आ गए, निकल गए। कह रहा हमारी बेटी आई तो बेटी थी, बहू बन के निकल गई। देखिए इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, 6G ट्रांसफॉर्मेशन है। आई तो बेटी बन के थी, बहू बन के निकल गई। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है ना सर। आप पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। और जब आप पाकिस्तान का, संजय सर देखिए, आप ये मत कहिएगा कि मैंने दुखते तार छेड़ दिया। अब हम पाकिस्तान में जब देखते हैं, देखिए यूके में एक सर्वे आया था, यूके में सर्वे आया तो वहां के एक राइट विंग एक्टिविस्ट, बेचारा नाम में उसका ध्यान नहीं आ रहा, जॉन कुछ था, वो रो रहा था एक बार। कह रहा था यार ये जो हमारे यहाँ हेल्थ केयर का बजट है, कह रहे यहाँ मुसलमानों की आबादी 5-6% नहीं है, 70-60-70% बजट खा जाते हैं। तो उससे पूछा क्यों खा जाते हैं भाई? कहते जेनेटिक डिजीजेज इनमें। कह रहा क्यों? कह रहा वही इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग के कारण जेनेटिक डिजीजेज है। अब ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान की लगभग लगभग 33% आबादी ये बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, ये जो जेनेटिक डिजीज है इनका कैरियर है। यूके में 6% मुसलमान लगभग लगभग आपका 60 से 70% सरकारी बजट खा जाते हैं। अब पाकिस्तान में तो इलाज ही नहीं करते, खैर वो अलग बात है। अब देखिए अगर ऐसे ऐसे असाध्य रोग जो आते हैं, इसीलिए तो आते हैं। अब देखिए अगर ये अब मुल्ला मुनीर ने कर दिया तो धीरे धीरे ये हर जगह ये वायरस फैलेगा धीरे धीरे। और मुझे लगता है कि एक बार पाकिस्तान को फिर 2 बजट बनाने पड़ेंगे, एक हेल्थ बजट और एक जेनेटिक डिजीजेस बजट। मतलब 2 अलग अलग बजट बनाने के पड़ेंगे सर। हेल्थ बजट में से जेनेटिक डिजीज का हिसाब किताब नहीं निकलेगा, ये एक वास्तविकता है। ये आज की 21वीं सदी का मॉडर्न पाकिस्तान है, और ये उनका फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी, और ये आज की लेखा जोखा है। इस समाज का संजय सर कुछ नहीं हो सकता। ये समाज जितनी जल्दी विलुप्त हो जाए पाकिस्तानियों का, उतना ही अच्छा है। और मुझे अब कोई आशा नहीं है। मतलब इसके बाद ये बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने दुनिया देखी, अगर ये उनका माइंडसेट है, अब बेचारा अनपढ़ जहादी, उसकी क्या गलती हो? तो वो तो उसको तो बोलते जन्नत मिलेगी। वो जो बोलते बोलते वहां 25 क्या 22 25 70 75 हूरे मिलेगी, वो तो उसी चक्कर में मारा जाता है। तो मतलब यहाँ पढ़े लिखो और अनपढ़ में, जो मैं शुरू से कहता था, पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ा लिखा भी वही करता, अनपढ़ भी वही करता। जी मतलब आपका सीरियसली इरादा है जाने का कि नहीं है?
नहीं, हम तो ऑनलाइन करा देंगे सर, ऑनलाइन हमारा क्या, हम तो मतलब, अब मुझे एक बात बताइए, अब देखिए सर, भाई है बहन है, जो भी अब शादी निकाह जो होना था वो तो वैसे ही, क्या करना है, एक पर्दा लगाना, हाँ जी मंजूर है, वो तो कोई भी करा देगा। अब हमारी, हम तो ट्रम्प आएगा कि नहीं शादी में? नहीं, ट्रम्प का जूता लाया था वो लास्ट टाइम। अरे जूता पैक चुरा के लाया था सर, वो रख दिया टेबल पे, कहता ये क्या है, कहता ट्रम्प शरीफ साहब नहीं आ पाए, जूता भेज दिया, जूता शरीफ भेज दिया, वो रखा है। तो जहां जहां मुनीर जाता है जूते चुरा के लाता है, कहता ये कौन, कहता ये फ्रांस वाला, ये इंग्लैंड वाला, ये ट्रम्प, ये मार्को रूबियो। खत्म वाह माशाल्लाह, खानदानी जूता चोर हो यार तुम तो, है ना, जहां भी हम जाते जूता चुरा के लाते भाई। क्योंकि फिर जो आते हैं ना रिश्तेदार, कहते ये कौन है भाईजान, ये ट्रम्प है, ये मैक्रोन है, ये अच्छा जॉर्जिया मेलोनी की चप्पल भी चुरा के लाया, कहते जॉर्जिया मेलोनी, कहता हुआ यार चप्पल भी चुरा के लाया। तो ये देखिए पाकिस्तानियों की विशेषता, घड़ी चुराना, पर्स चुराना, जूते चुराना, इतना तो ये कर ही लेते हैं ना। जैसे वो एक बार कोई कह रहा था, पाकिस्तानी कहता जब हम बस में जाते हैं ट्रेन में हम तो टिकट ही नहीं लेते। मैं कहा वो तो पागल है जो टिकट लेते, तुम्हें थोड़ी ना टिकट लेनी। अब लेकिन मैंने पाकिस्तान, ये सुना है कि बेचारा आसिम मुनीर जो है वो बहुत पशोपेश में है, और पशोपेश में इसलिए है कि सऊदी अरब और अमीरात, यूएई, ये दोनों आपस में लड़ लिए। जी, और अभी अभी फील्ड मार्शल CTF, उसने जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई, क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन जायद, उनको अभी वेलकम किया था। सऊदी वाले सख्त नाराज है बिल्कुल कि नाराज, हरामजादो, तो तुमको माल हमसे चाहिए। माल हमसे चाहिए, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तुमने हमको किया सप्लाई करने का, अपनी मैन पावर, अपने सोल्जर्स, और वेलकम कर रहे हो उसको, शिकार करवा रहे हो उसको तुम। अब वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए सर, इसमें थोड़ा 5-1 मिनट लगेंगे इसको समझाने में, कहानी क्या है बिल्कुल ये। बिल्कुल, आप तो गहराई तक जाएंगे, इसकी हाँ तह तक हाँ, जाएंगे, मुझे पता है। बिल्कुल तो आप देखिए तह तक जाके समझे। तो कहानी क्या है सर, ये जो यमन है, यमन में जो काफी लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि ये शिया कंट्री, नहीं शिया यहाँ नहीं है, यहाँ 60 से 65% सुन्नी रहते हैं, 30 से 35% शिया रहते हैं, जो जैदी शिया कहते हैं इन्हें, जैदी जैदी शिया, जैदी से। जैदी शियाओं का ये कंट्रोल है। अगर आप यमन की बात करें 2014 में, यहाँ क्या नाम है इनका, हूतियों ने कंट्रोल लिया। हूती करीब 70% क्षेत्र अपर यमन से नीचे तक का कंट्रोल करते हैं, और जो बाकी 30-35% क्षेत्र है वो सो कॉल्ड यमन की जो गवर्नमेंट है, जिसे इंडिया और यूनाइटेड नेशंस भी मानता है, उनके कंट्रोल में है। और ये सारा मोस्टली सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है, 1% बेचारा क्रिश्चियन अब भी फंसा हुआ है। ये इनकी कहानी है। पर ये जो हूती है, आप जानते हैं कि इन्होंने सऊदियों पे अटैक किया 1917 में, 19 में, 22 में, 25 में, और इनके ऑयल फील्ड्स पे खासकर 22 में अटैक किया था इन्होंने। तब से सऊदी इनसे परेशान। और अब होती जो है, और ये भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सऊदियों के यहाँ जो उन्होंने खुद फोटो जारी की थी, जो पेट्रियट मिसाइल शील्ड लगा है, जिसका अमेरिका के सिपाही चलाते, मक्का के बाहर लगा, वो इसलिए लगा है कि ये हूती को मिसाइल न डाले मक्का या मदीना पे। ये पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, मतलब इसराइल या हनूद या क्रिश्चियन कोई नहीं डालेगा, यमन के शिया ना डाल दे, इसलिए वो वहां मिसाइल शील्ड लगी। अभी इस साल के शुरू में उन्होंने फोटो भी जारी की थी, ये भी सच है। अब यहाँ क्या था, ये जो 35% का क्षेत्र है, यहाँ हरमौत प्रोविंस है। हरमौत प्रोविंस में सारा तेल है इनका, मतलब 70-80% जो तेल है वो हरमौत प्रोविंस में। और अगर आप वर्ल्ड ओवर देखें, अब पूरी दुनिया में देखें, तो इनका तेल का जो पार्टिसिपेशन ग्लोबली वो बहुत ज्यादा नहीं है पॉइंट्स में। तो यमन में बहुत ज्यादा तेल नहीं, पर उनके लिए उस जितना भी तेल है उसी प्रोविंस में, उसमें पोर्ट है मुकाला, मुकाला भी कह सकते हैं उसे। तो ये रेड सी पे पोर्ट है। तो कल क्या हुआ, यूएई की का एक जहाज चला फजरा अपने पोर्ट से और पहुंचा मुकाला। मुकाला पहुंचा, उसमें 80 गाड़ियां थी, और 80 गाड़ियों में करीब और 2-4 कुछ कंटेनर थे। तो सऊदियों ने आके उस दोनों जहाजों पर बमबारी करके उन्हें डुबा डाला। बोला भाई इसमें एम्यूनिशन था। मतलब किसके लिए एम्यूनिशन था, तो कह रहे जो अब ये जो पार्ट है, जो वहां की गवर्नमेंट के कंट्रोल में, यमन की सेना भी है, और एंटी हूती जो कोलिशन है, जिसमें सऊदी भी है, जिसमें यमन भी है। अब हर एक का अपना अपना मलेशिया, ये मेरा मलेशिया, ये तेरा मलेशिया। जो इनका मलेशिया है यूएई का,
वो है साउदर्न ट्रांजिशनल फोर्स। वो यूएई फंडेड और उसको हथियार ये देते हैं। पीछे साउदर्न ट्रांजिशनल फोर्स ने क्या किया, इन्होंने जो सऊदी वाला मलेशिया है जिसका नाम है साउथ नेशनल शील्ड फोर्स, उसको हटा के साउथ यमन के जो क्षेत्र है हरमोट प्रोविंस का, उस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने साउदर्न यमन के पुराना फ्लैग निकालना शुरू कर दिया। इससे सऊदी को चुल मच गई, कहता है यार ये तुम्हारे लोग कैसे यहाँ कंट्रोल करें, हमारे लोग कंट्रोल ना करें। तो उन्होंने कहा, बोला तुम इस अपने एसटीसी को हथियार भेज रहे हो तो मैंने तुम्हारा शिप जला दिया, तुम्हें खत्म कर दिया। यमन के लोग जो कहते हैं, जो यमन का सरकार है सो कॉल्ड, कहती है अपनी सिपाही यहां से निकालो। इनके सिपाही भी थे कुछ, सऊदियों के 250 सिपाही है, इनके भी कुछ, बोला यहां से निकालो, 24 घंटे का समय देते हैं। यमन कहता है, ये जो यूएई वाले कहते हैं, भाई हमने जो शिपमेंट भेजी थी, जो हमारे फोर्सेस वहां थे, हमने तो उनके लिए भेजी थी, तो आपको कैसे पता इसको दे दी एसटीसी को। तो सऊदी कह रहे यहाँ आएगा तो हमारा वाला जो टास्क फोर्स है, जो साउदर्न शील्ड फोर्स है, वही है, साउदर्न नेशनल शील्ड फोर्स है, वही आएगा, तुम्हारा वाला एसटीसी यहाँ से जाएगा, हमारा वाला यहाँ कंट्रोल रहेगा, यहाँ तेल है और ये क्षेत्र हमारे बाउंड्री में लगता है और इस क्षेत्र के ऊपर हमारे सारे तेल के कुएं हैं। ये हमारी एक राष्ट्रीय सुरक्षा का रेड लाइन है, अगर ये ब्रीच हो गया तो ये सऊदी की सुरक्षा के लिए बड़ा मसला बनेगा और हम तुम पे भरोसा नहीं करते। अब जो यूएई वालों की पॉलिसी थी, वो हमेशा साउदर्न यमन चाहते थे, साउदर्न यमन यहाँ बने, उसका कंट्रोल आए और साउदर्न यमन के कंट्रोल से मुकाला पोर्ट और उस पूरे प्रोविंस का वो कंट्रोल है। तो इन दोनों उम्मत के बरादरों में आपस में लग गई, इतनी लग गई कि आज यूएई कहता मैं अपने सिपाही निकाल रहा हूं, मैं अलायंस तोड़ रहा हूं, तुम्हारी ऐसी की तैसी जाकर तुम भिड़ो होतियों से और मैं तो जा रहा हूं। अब एसटीसी से पूछा, बोला भाई यूएई तो निकल गया, क्या तुम जगह छोड़ोगे? कहता हमारी डेड बॉडीज पे हम जगह नहीं छोड़ते, अगर किसी की औकात हो आके जगह छीन ले। तो मतलब यमन में अब तीसरा फोर्स भी बन गया। अगर चीजें ऐसी रही तो यमन वाला जो साउदर्न पार्ट है अलग होगा, जो सऊदियों को मंजूर नहीं। अच्छा, सऊदियों का प्रोटेक्टर था आपका पाकिस्तान, और सऊदियों की किससे लगी? यूएई से बड़ी जबरदस्त लगी। कतर ने मीडिएशन करने की कोशिश की, बात नहीं बनी। अब क्या हुआ, अब यहां मुल्ला मुनीर ने यूएई के शेख साहब को बुला लिया, कहा सब आइए, और यूएई के बड़े अच्छे संबंध है इसराइल के साथ, यूएई कभी इसराइल का विरोध नहीं करता, अच्छे संबंध है इनके इसराइल के साथ, सऊदियों के है नहीं। तो कह रहे यार खाते तुम हमारा हो, यहूद तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे यहाँ तुम्हें पार्टी और शादी में बुलाया जा रहा और हम वहां मर रहे हैं, हमारा पैसा वहां डूब रहा, हमारे ऑयल फील्ड सख्ताई में आ गए, तुम्हारी फौज का पता नहीं क्या है। हमने तो तुम्हारी फौज को इसीलिए रखा था ना मरने के लिए, अगर कल होती आए या ये एसटीसी वाले है तो हम थोड़ी ना मरेंगे, तुम मरोगे। अब हालत ये है, मैंने सुना है कि सऊदियों के जो 250 सिपाही है, सऊदी कंटेम्पलेट करा कि मैं उन 250 को भी निकाल लूं, ताकि ऐसा ना हो कि सस्ते में मारे जाए। तो यहाँ एक बहुत बड़ी उम्मत में बरादरों की लड़ाई हो रही, उम्मत में क्रैक हो रहे हैं। कतर ने बहुत बीच बचाव करने की कोशिश की, मान नहीं रहे। अब ये भी मानना जाता है जहां जहां यूएई का इन्फ्लुएंस है, शायद वो भी इस अलायंस से निकले। जो जीसीसी होता था, धीरे धीरे इस लोग अलायंस से निकलेंगे और कोयलों की दलाली में फंसेगा पाकिस्तान। मुनीर की लगने वाली है वाट। बोला भाई तूने क्या किया? और सर ये लड़ाई यही नहीं है, सूडान में भी, जहां जहां मुसलमान कंट्री और जहां तेल है, सूडान की अब बात करें, वहां भी यूएई और सऊदी की लगती है। एक मलेशिया को सपोर्ट करता, दूसरा दूसरे मलेशिया को। जब इनका हाथ भारी ये खुश, जब इनका हाथ भारी ये खुश। सऊदी कहता है कि पूरा जहां भी तेल है और जहां इस्लाम है वहां मेरा कंट्रोल होगा। यूएई कह रहा भाई तेरे पास ऑलरेडी इतना तेल है, हम भी कहीं 19-20 में अपना कंट्रोल रखे, अपना वर्चस्व रखे, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम तो शिया भी नहीं, हम भी तो सुन्नी है। कह रहा नहीं भाई, सब हम भी सुन्नी है और हम अरब है। हाँ हम भी अरब है। कह रहा नहीं हमारा कंट्रोल होगा भाई, कहीं भी होगा हमारा। और आज बोल जाए जहां रेड लाइन हमारी क्रॉस हो गई हम फिर ठोकेंगे। अब तो ये मसला बड़ा हुआ। और आप देखिए यूएई के पास रफेल बहुत रखे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होगा।